हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। इस महामारी के दौर में जो हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट सारे बंद के बंद हैं, पढ़ाई आपकी प्रभावित हो रही है, उन सभी के लिए हमारा ये एक प्रयास है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा 9th क्लास का 8वां चैप्टर है, जिसका नाम है गति, मोशन। इस चैप्टर में जितनी भी उदाहरण और एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं वो सब हमारी जो प्रतिदिन की लाइफ है, जो डेली टू डेली लाइफ है, उसी से जुड़े हुए हैं। चलो हम अपनी बात शुरू करते हैं। जब भी हम सामने से अपने आसपास जितनी चीज़ों को देखते हैं उसमें से कुछ चीज़ें हमें ऐसी नज़र आती हैं जो पहले भी वहीं थी, आज भी वहीं है। जैसे आपके घर में जो नीम का पेड़ है वो जब आप रात को सोते हैं तब भी वहीं होता है, वो 2 साल पहले भी वहीं था और वो आज भी वहीं है। ऐसी चीज़ों को जो इनकी चीज़ बोल दें या चीज़ों के लिए साइंस में नया वर्ड होता है वस्तु। ऐसी वस्तुएं जो पहले भी वहीं थी, अब भी वहीं हैं, ऐसी वस्तुओं को हम बोलते हैं कि वो सभी विराम अवस्था में। इस बात को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं हम कि हमारे पास ये पेड़ है, इसके इधर एक दीवार है, इधर कोई और ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ये इधर वाला एरिया है, ये इधर वाला एरिया है और बीच में ये नीम का पेड़ है। हमारी जो नज़र है वो सिर्फ हम नीम के पेड़ के बारे में सोच रहे हैं कि ये जो ऐसी वस्तु है जो अपने ही स्थान पर है। यदि कोई वस्तु अपनी आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान नहीं बदलती, वो पहले भी वहीं रहती है। अब यहाँ से मैंने इस चीज़ को ऐसे हटा दिया, यहाँ हम क्या करते हैं, अब एक रोड है यहाँ, अब ये नीम का जो पेड़ जो पहले हमने बोला था इधर में है, अब ये बोल दिया हमने रोड के ऊपर है, और यहाँ से ऐसे कोई बस जा रही है, ये बस जा रही है। अब ये देखिए, बस तो ऐसे चल रही है और ये पेड़ वहीं का वहीं है। इसके आसपास की वस्तुएं बस पहले यहाँ थी, अब यहाँ है, फिर यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँची, फिर और दूर चली गई। अब बस तो जा रही है और ये वस्तु अपना स्थान नहीं बदल रही है। इसके आसपास की चीज़ें अपना स्थान, इस पेड़ के पास जो बस थी वो अपना स्थान बदल रही है, पर वस्तु अब भी उसी स्थान पर है। तो ऐसी वस्तुओं को हम बोलते हैं कि यह वस्तु विराम अवस्था में है। तो विराम अवस्था की परिभाषा हम लिखते हैं, जब कोई वस्तु, सारे बच्चे लिखेंगे, जब कोई वस्तु अपनी आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान नहीं बदलती, तब वह विराम अवस्था में होती है। जब कोई वस्तु अपनी आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान नहीं बदलती है तो उस समय हम वस्तु को बोलते हैं कि हमारी यह वस्तु अब विराम अवस्था में है। उसी तरह आप अब हमारे पास 2 चीज़ें यहाँ लीजिए, ये हमारा पेड़ है और ये हमारी बस है।
जब हमने पेड़ को देखा तो उसके आसपास की वस्तुएं स्थान बदल रही थी, पर पेड़ विराम अवस्था में था। पेड़ विराम अवस्था में था। इसलिए हमने बोला था कि जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान बदलती है तो विराम अवस्था में होती है। अब बस पे ध्यान देते हैं हम। अब बस है, बस के आसपास जो पेड़ है वो अपना स्थान नहीं बदलते, पर वह अपना स्थान बदल रही है। इस स्थिति को अब बस तो विराम अवस्था में नहीं है, पेड़ विराम अवस्था में था, पर बस विराम अवस्था में नहीं है। बस अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा उनकी बजाय अपना स्थान बदल रही है। इसीलिए वस्तु जो हमारी बस है वो कौन सी अवस्था में है? वो गति की अवस्था में है। तो हमारा प्रश्न है कि गति की अवस्था क्या होती है या गति क्या होती है? इसका प्रश्न का उत्तर लिखेंगे हम। जब कोई वस्तु अपनी आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान बदलती रहती है, अपना स्थान बदलती रहती है, तब वह वस्तु गतिज अवस्था में होती है, गति की अवस्था में होती है। अवस्था में होती है। अब जो जो वस्तुएं हमें नज़र आ रही है अपने आसपास, उन सब पे आप आराम से नज़र डाल सकते हैं। सामने कोई फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ है, वो वहीं का वहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि फ़ोटो फ्रेम विराम अवस्था में है। कमरे की दीवार पहले भी वहीं थी, यह दीवार अब भी वहीं है, वो विराम अवस्था में है। यदि मैं अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति को बार बार बदल रहा हूं तो मेरी कौन सी अवस्था हुई? विराम अवस्था या गति की अवस्था? गति की अवस्था। जो वस्तु अपना स्थान बदलती रहती है, जब कोई वस्तु अपनी आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान बदलती रहती है तो वह गतिज अवस्था में कहलाती है। अब बात चलती है कि जो विराम अवस्था और गतिज अवस्था है, क्या उसका हमें वास्तव में पता चल जाता है? देखो, बड़ी अटपटी सी बात मैंने बोली है। मैंने बोला कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, क्या वो असली विराम अवस्था में है? यदि मैं बोलता हूं कि एक वस्तु गति में है, तो क्या वो वास्तव में गति में है? इस बात का मतलब ये हुआ कि मान लो यहाँ कोई वस्तु है, वस्तु रियायब हम एक उदाहरण लेते हैं, ये एक सड़क है और यहाँ एक बच्चा है, ये बच्चा है जिसका नाम अजय बैठा है यहाँ। यहाँ से जब एक बस जाती है, बस के अंदर भी दो आदमी बैठे हैं। यहाँ जो बच्चा बैठा है, यहाँ बैठा है, इसका नाम तो है विजय, और यहाँ जो बच्चा बैठा है इसका नाम है राम। ये तीनों आपस में दोस्त हैं, ये तीनों आपस में दोस्त हैं। अभी देखिए, जब ये बस यहाँ से जा रही थी तो अजय ने देखा कि विजय बस में बैठा है और जा रहा है। तो अजय के मन में आया, क्योंकि अजय ने ये पाठ पढ़ा हुआ है, अजय के मन में आया कि विजय
गतिज अवस्था में है, गतिज अवस्था में है। अब यही बात राम के मन में आती है जो विजय वाली बस में ही बैठा है और उसके साथ चल रहा है। अब राम विजय के बारे में बोलता है क्योंकि वो उसके सामने बैठा है। अब बोलता है जी विजय विराम अवस्था में है, विजय विराम अवस्था। अब ये देखिए कि विजय की अवस्था के बारे में दो बच्चों ने अलग अलग स्टेटमेंट दी है। अजय बोल रहा है कि विजय गतिज अवस्था में है और राम बोल रहा है कि विजय विराम अवस्था में है, और दोनों ही सच बोल रहे हैं। अजय यहां बैठा है, इसको विजय चलता हुआ नजर आ रहा है। राम यहां बैठा है, इसको विजय जिस सीट पे पहले बैठा था उसी सीट पे नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु विराम अवस्था में है और हमें नजर आ रही है, हो सकता है किसी और के लिए वो वस्तु गतिज अवस्था में हो। ये भी संभव है कि जो वस्तु हमें चलती हुई नजर आ रही है, हो सकता है किसी और के लिए वह विराम अवस्था में हो। इसका अभी बोलने का जो अभिप्राय है मेरा वो ये है कि जब भी किसी वस्तु की अवस्था के बारे में बात की जाती है कि वह विराम अवस्था में है या वो गति की अवस्था में है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हम कौन से बिंदु पर हैं। हम जो देखने की जो अवस्था है, जो देखने वाला आदमी है वो कौन है। यदि हमारा इस बिंदु पर कोई मनुष्य बैठा है उसके लिए तो विजय चल रहा है, और यदि इस बिंदु पर कोई मनुष्य बैठा है उसके लिए विजय आराम से बैठा है, विराम अवस्था में है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी गति की अवस्था और विराम अवस्था जब भी हमें इनके बारे में बताना हो तो हम इनके बारे में सही रूप से नहीं बता पाते। हमें एक पोजीशन फिक्स करनी होती है, अपनी पोजीशन, जहां से हमें यह देखना है कि हमने कौन सी वस्तु की अवस्था के बारे में बात करनी है। उसको देखने के लिए हमें एक बिंदु या एक स्थान को निश्चित करना होता है, और उसी स्थान से हम यह पता लगाते हैं कि ये वस्तु विराम अवस्था में है या गति की अवस्था में है। और उस बिंदु को हम निर्देश बिंदु बोलते हैं। उस बिंदु को क्या बोलते हैं हम? निर्देश बिंदु। जब आप अपनी NCERT की पाठ्य पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें यह बिंदु दर्शाया गया है, इसके बारे में बताया है कि निर्देश बिंदु को मूल बिंदु भी बोलते हैं। इसका अभिप्राय ये है, इस बिंदु को बताने का जो अभिप्राय है, जो भाव है, वो ये है कि जब भी किसी वस्तु की गति की अवस्था या विराम अवस्था के विषय में बात की जाती है तो हमें सबसे पहले एक स्थिति, जिस स्थिति पर बैठकर कोई किसी वस्तु की स्थिति का अंदाजा लगाएगा, वो बिंदु फिक्स करना होता है, और उस बिंदु को हम निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। दूसरा, मूल बिंदु या निर्देश बिंदु से अभिप्राय उस स्थान से है जहां बैठकर हम ये देखेंगे कि कोई वस्तु हमारे से कितनी दूर है, कितनी पास है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी भी प्रकार की कोई कैलकुलेशन या कोई गणना हमें करनी पड़ी, भाई दो चीज़ें हमारे पास हैं, क्या वो चल रही हैं या वो बैठी हैं, ये देखने के लिए हमें हमेशा एक निर्देश बिंदु को निश्चित करना होता है, और उस बिंदु पर बैठकर ही कोई ऑब्जर्वेशन ली जाती है, निरीक्षण उसका किया जाता है।
अब गति के बारे में ज़्यादा पढ़ने के लिए हम सबसे जो साधारण गति हमारे पास है, जिसको हम बहुत साधारण तरीके से पढ़ सकते हैं, वो होती है हमारी गति सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, इससे अभिप्राय ऐसी गति से है जब कोई वस्तु इस सरल रेखा पर ऐसे चल रही है। अभिप्राय ये हुआ कि हमारी वस्तु है जो चल रही है, गति की अवस्था में है, और वो उसका जो रास्ता है वो बिल्कुल सीधा है। उसका रास्ता कैसा है? बिल्कुल सीधा है। उस रास्ते को जब हमने ऑब्जर्व करना है, या अब हम इस रास्ते को मापना चाहते हैं, जब हमें कोई वस्तु, जो वस्तु इस रास्ते से जाएगी, उसको देखना है, तो सबसे पहले हमें कोई मूल बिंदु फिक्स करना होगा। अब हमने उस मूल बिंदु यहाँ लगा दिया है ये, और इसका नाम रख दिया हमने O, और O हमारा मूल बिंदु है। अब अभिप्राय ये हुआ मूल बिंदु का कि यहाँ से बैठकर ही हम अपनी वस्तु की स्थिति के बारे में बात करेंगे। अब इस रास्ते को हमने ऐसे सीधा कर लिया है। अभी यहाँ है 1, ये निशान लगा लिए हमने, 2, 3, 4, या इसको सेंटीमीटर में ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ जाए पे 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पहुँचे तो 30 है, यहाँ पहुँचे तो 40 है, यहाँ पहुँचे तो 50 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ पहुँचे तो 60 सेंटीमीटर हुआ। ये हमने, ये रास्ता है। यदि हमारी वस्तु ऐसे चलती है, ऐसे यहाँ से जब वो यहाँ जाती है, तो हमें पता चल जाएगा कि वह अब हमारे मूल बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर चली गई है। यदि वो यहाँ पहुँच जाए, तब हमें पता चल जाएगा कि वह हमारे मूल बिंदु, ये सेंटीमीटर में हमने लिया है, यह हमारे मूल बिंदु से 20 सेंटीमीटर दूर पहुंच रही है। यदि वो वस्तु यहाँ पहुंची, तो हमने मान लिया कि वह हमारे, मानना तो नहीं है, हमें नज़र आ रहा है कि यह वस्तु हमारे मूल बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हमारी वस्तु जब यहाँ से शुरू होती है और वो सबसे पहले A पर जाती है, यहाँ फिर B पर जाती है, और फिर वो C पर चली जाती है, फिर वो C पर चली जाती है। अब ये देखिए पहले कि हमारा वस्तु है, इस वस्तु को हमने ऐसे बना लिया, यहाँ से वस्तु, ये मैंने इसको ऐसे एक डब्बे के रूप में बना लिया है। यह वस्तु यहाँ से चली बिंदु A और बिंदु B से होती हुई बिंदु C पर चली गई है। यह बिंदु C पर पहुंची है। तो यहाँ से हमने एक बात नजर आ रही है कि हमारे मूल बिंदु से वस्तु की दूरी 70 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी 70 सेंटीमीटर है। अब इस बारे में हम ऐसे बात करते हैं कि जब ये यहाँ से चला होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारी वस्तु जब यहाँ से ऐसे जा रही थी, जाते जाते इसने जो रास्ता तय किया है, उस रास्ते की जो लंबाई है वो 70 सेंटीमीटर है। और ये जो रास्ता उसने तय किया है, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया रास्ता उस वस्तु की दूरी कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ एक नया कंसेप्ट सामने आया है, दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय किया गया रास्ता दूरी कहलाता है।
किसी वस्तु द्वारा तय किया गया रास्ता दूरी कहलाता है।